अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। काफ़ी ज़्यादा हलचल मची रही और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था पिछले हफ्ते कि पता नहीं हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि वो जो बिल्स पास करवाना चाहती है जॉइंट सेशन से वो पास करवा सकेगी या नहीं, क्योंकि इत्तिहादी इससे पहले उसको ठेंगा दिखा चुके हैं कि शायद वो इन इस्लाहात पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। लेकिन बहरहाल इस हफ्ते की हुकूमत की ये बड़ी कामयाबी कि हुकूमत ने अपने जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल्स था, इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट बिल्स थे, उनको पास करवा लिया है जॉइंट सेशन से। और ऑपोजिशन के बड़े बड़े दावे जो थे वो नाकाम साबित हुए, मुंह देखते रह गए ऑपोजिशन वाले और जनाब हुकूमत को ये कामयाबी मिली। लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात हैं और वो ये कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि ओवरसीज़ का जो वोट का हक़ मिलना है, क्या उससे पाकिस्तान का जो आइंदा इंतखाब है हम ये कह सकते हैं कि उसकी डोरें अब ओवरसीज़ के हाथ में हैं और वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे। दूसरा ये भी कि ईवीएम के इस्तेमाल का जो मामला है वो पास तो हो गया, लेकिन क्या वो अगले ही इंतखाबात पर इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं, और उसके बाद क्या धांधली के इल्ज़ामात का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, कितने शफाफ हो सकते हैं ये इलेक्शन, इसके हवाले से भी गुफ्तगू। और इसके साथ साथ कुछ इसकी पॉलिटिकल साइड भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हुकूमत अपने पाँव पर फिर से जमकर खड़ी है क्या। एक सियासी बहरान जो आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रहा था, फ़िलहाल वो टल गया है, और ये भी कि क्या वाकई हुकूमत के अब तमाम इदारों के साथ रवाबित भी बेहतर हैं। तो इस सारी सूरत हाल से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आप सबको खुशामदीद कहते हुए। लेकिन सबसे पहले मैं इमरान साहब से आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये हम बात सुन रहे थे अपोजिशन की तरफ से कि जनाब बेसिकली हुकूमत ने अक्सरियत खो दी है क्योंकि अब इत्तिहादी उसके साथ नहीं है। लेकिन इत्तिहादी हमने देखा कि इजलास में आए भी, उन्होंने वोट भी किया, तो अब ये ख़तरा तो टल गया है कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि अपोजिशन की शिकस्त की ज़िम्मेदार कोई और है या खुद अपोजिशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, हमारे वाकफ़ा ने हाल ने जो खबर बताई है ना, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा? आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी, मैं अब आपको ये बताने लगा हूं कि हमारे वाकफ़ा ने हाल के मुताबिक, हिलाली साहब ज़रा गौर से सुनिएगा, हुकूमत ने अपोजिशन को कोई शिकस्त दी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक पेज पे थे। ये तो सिर्फ वावेला बचाया जा रहा है आवाम को दिखाने के लिए। असल में जिसने कहा कि आपने ये करना है, उसके कहने पे इत्तेहादी भी हुकूमत के साथ आ गए और उन्हीं के कहने पे अपोजिशन भी अच्छा ही बच्चा बन के, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह बन के उन्होंने बिहेव किया। और यहाँ तक कि ये सब कुछ तय था कि इस तरह से होगा। और हमारे वाकफा ने हाल के मुताबिक ये बात भी तय थी जिसका अमली सबूत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू से आप दोनों के बयान को मिला के देख लें। अपोजिशन को यह कहा गया था कि क्योंकि कुछ तरमीम करवाना ज़रूरी है और वज़ीर आज़म इमरान खान बज़िद थे कि कोई भी तरमीम उस वक्त तक नहीं होगी जब तक ईवीएम वाला मामला, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वाला मामला हल नहीं होगा। ये तरमीम होगी तो साथ कोई दूसरी होंगी। लिहाजा अपोजिशन को भी ये कहा गया और इत्तेहादियों को भी ये कहा गया कि आप अच्छे बच्चे बन के इसको कर दें, लेकिन अगले इलेक्शन जो हैं वो आप फिक्र ना करें, इस पे नहीं होंगे। और उसके बाद जब इलेक्शन हो, अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती, आपकी हुकूमत बनती है और आपको नहीं ये वारे खाता, तो आप इसको बदल लें, आप इसमें दोबारा तरमीम कर लें। लिहाजा ये कोई उस तरह की परेशानी नहीं। हाँ जी, तो ये सारी जो यकीन दहानियां थी उसकी बिना पे हुआ। और जमहूरियत में आप देखें, ये बात तो तय है, ये फैसले तो अददी बर्तरी पे होते हैं। सही है, लेकिन अगर आज इनकी है तो कल किसी और की होगी तो वो अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन असल में ये समझता हूँ, ये ज़रूर है कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अहम कौमी मामलात में सिर्फ अददी बढ़ती को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आपको मुशावरत के साथ इत्तफाक राय से फैसले करने चाहिए ताकि इन दी लॉन्ग रन उनके नताइज बेहतर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग खबर शेयर किया हमारे साथ। वैसे फवाद चौधरी साहब अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आज ही 8 बजे कह रहे थे कि जनाब अगले इंतखाबात ही ईवीएम पर होंगे, लेकिन अगेन वही बात है कि ये उनका कहना है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वाकई ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आज तक कितनी बातें की हैं जो पूरी भी हुई हैं। खैर, अब ये तो वो एक अलग डिबेट, लेकिन बहरहाल वज़ीर इत्तलात हैं, वो उनका जो मौक़िफ़ है वो मैंने सामने रख दिया है। कोई यकीन करता है तो करे, नहीं करता ना करे। लेकिन हिलाली साहब,
आपको इस जो थ्योरी इमरान साहब ने दी है उसके हवाले से जो कमेंट करना है वो भी करें, और आपको लगता है कि ईवीएम का इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये बेनिफिशियल है किसी तरह से? देखिए, सीधी सादी बात यह है, कोई बच्चा भी बता दे सकता है कि 3 महीने के पहले, इलेक्शन के 3 महीने के पहले एक अबूरी गवर्नमेंट आती है और वो अबूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होती है, और वो अबूरी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों जो भी एक गवर्नमेंट कर सकती है वो करेंगे। और अगर इस किस्म का एश्योरेंस दिया गया है कि जो भी होता है ये ईवीएम का फिक्र मत करो, हम उस वक्त जब आएगा तो अदालतों के साथ मिलके गवर्नमेंट जो होगी उस वक्त वो बुरी गवर्नमेंट होगी और ये सब मामला हल हो जाएगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट ऐसी एश्योरेंस दे सकती है और दी है तो मेरे ख्याल में इट इज़, एक लिहाज से अफसोस है मगर इट्स नेचुरल। वाकई ये सही बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त उनके पास होगा, या ना इधर पीटीआई के हैं ना अपोजिशन के हैं। नहीं सर, अबूरी गवर्नमेंट तो ऐसी कोई तरमीम नहीं कर सकते। अबूरी गवर्नमेंट नहीं, जब वो आफ्टर इलेक्शन जो भी गवर्नमेंट आएगी वो करेंगी। हिलाली साहब तरमीम की बात नहीं कर रहे, हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि अबूरी हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने तरीकाकार तय करना होगा तो उसमें वो कर सकते हैं कि वो इस पे जनरल इलेक्शन पे करवाएं, लेकिन इसके लिए तो खैर लंबी एक तैयारी है ना दरकार, वो फिर एकदम से तो नहीं कोई डिसाइड करे। एनीवेज चलें, आप कंटिन्यू कीजिए जी लाल साहब। तो पहली तो बात ये है, मगर देखिए वो जैसे आपने जब आपकी बात उठाई तो आपने सही उठाया, इंस्टिंक्ट आपका सही था, इसलिए कि एक लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट का और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतने सिनिकली नहीं देखना चाहिए कि भाई जो भी है इनको करने दो, उस वक्त जब वक्त आएगा अदालतों के साथ हम मिलके ये कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मगर अगर वो हो तो कोई रोक नहीं सकता। मगर अब मैं बात करना चाहता हूं ईवीएम पे। देखिए, ईवीएम के बारे में हम लोगों ने कहा है तो 3 चीजें। एक कि हमारे लोग नहीं समझेंगे, बेचारे अनपढ़ हैं और हैं अनपढ़, और 40% 50% अनपढ़ हैं, उन बेचारों को क्या होगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 85% मोबाइल फ़ोन इस मुल्क में लोगों के हाथ में, 85% हमारा पॉपुलेशन जो है उनके पास मोबाइल फ़ोन है। उनमें से 50% के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है और आस्ते आस्ते उस वक्त तक 75% के पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करने की अगर उनको स्किल है तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि 1-2 बटन प्रेस करने के लिए वो बिल्कुल समझ सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि क्या आप चाहते नहीं, इंडिया में 20 साल इस्तेमाल हुआ है। 4-5 इलेक्शंस के बाद हिंदुस्तान ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और उस रिपोर्ट में क्या था, उसमें यह था कि बहुत सारा इलेक्शन फ्रॉड बच गया है। दूसरी, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो कमज़ोर सोसाइटी है जैसे दलित हो या मुसलमान हो, उन पे वो देख रहे हैं कि मशीन के साथ वो दबाव नहीं डलता है जो डलता है अगर वो लाइन में खड़े होते और पोलिंग बूथ से और लोगों आके उनसे बात करके और उनको धमकियां दे सकते हैं। तीसरी बात वो कह रहे हैं ये है कि इट मेक्स द प्रोसेस मोर कम्पेटिटिव, माने लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा है, लोगों इसको डिस्कस करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये फेयर होगा। नाउ मैं समझता हूं कि ये प्लसेस हैं, और अगर ये प्लसेस हैं और साथ साथ हैक नहीं हो सकता, हैक एक चीज नहीं हो सकता जब उसके पास, जैसे आपको पता है, इंटरनेट से नहीं इस्तेमाल होगा, ब्लूटूथ से नहीं इस्तेमाल होगा, तो ये कैसे हैक होगा। और वोटर वेरिफिकेशन, वेरीफाइबल ट्रेल भी है, माने बैलेट बॉक्सेस सील हो जाएंगे और फॉरएवर, हर वक्त तक, 20 साल बाद भी उस वक्त एक आदमी का वोट आपको खोल के वो बैलेट बॉक्सेस पता कर सकते हैं वो किसके लिए वोट किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर इतने सारे चीजें हो रहे हैं और वो धांधली जो हर वक्त होता है वो नहीं होगा, खुदा के लिए थोड़ा सा गेट विद इट और मशीन को इस्तेमाल करें।
ठीक है, तो आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है, और ऑपोजिशन पे सबसे ज्यादा जो एतराज गवर्नमेंट के वज़रा का है वो यही है कि जनाब इन्होंने तो देखी तक नहीं है, पहले आप देखें तो उसमें बेशक 100 नक्स निकालें लेकिन बगैर देखे ना निकालें। लेकिन इमरान साहब पे मैं इमरान साहब आपका कमेंट इस पे लेती हूँ, लेकिन इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि बहरहाल ऑपोजिशन के एतराज़ात अपनी जगह हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं इसको डील करने के लिए, इसके हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। शाह खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी लीगल ओपिनियन है इसके हवाले से। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह खावर साहब सबसे पहले तो यही फरमा दीजिए कि ये जो कानून साजी की गई है, ऑपोजिशन के पास अब क्या इस वक्त ऑप्शंस हैं कि वो इसको कहाँ कहाँ चैलेंज कर सकती है, क्योंकि ये तो हम बार बार बात सुनते हैं ना कि जी पार्लियामान सुप्रीम है, अगर उसने कोई कानून साजी की है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता, तो इसकी क्या ऑप्शन है ऑपोजिशन के पास इस वक्त? देखिए, बात यह है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि आईन पाकिस्तान ने जो कानून साजी का तरीक़ाकार जो वज़ा किया वो क्या है। वो है आर्टिकल 70 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उसमें कैसे एक बिल ओरिजिनेट होगा और वो कैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो किसी भी हाउस में, नेशनल असम्बली में या सेनेट में एक बिल ओरिजिनेट होगा, उस पर उसकी रायशुमारी होगी, फिर उसमें अगर वो मेजॉरिटी से एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको फिर दूसरे हाउस में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब आप फर्ज करें कि कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है और उसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसमिट कर दिया गया है, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि वो उसको मनोवन उसको अक्सरियत से उसको मान ले, तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और वो असेंट करेंगे तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। दूसरी सूरत में अगर वो उसमें कोई तरामीम चाहते हैं तो वो तरामीम सजेस्ट करके दोबारा कौमी असम्बली को भेज देंगे और उनको कहेंगे कि आप इसको कंसिडर करें। लेकिन फिर भी अगर कौमी असम्बली उस पर इत्तेफाक न करे और अपने बिल पे मुसर हो, तो फिर कौमी असम्बली के स्पीकर जो है वो फिर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के लिए रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, तो फिर वो रखा जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि कोई भी जॉइंट सेशन में कोई भी कानून साजी तब हो सकती है जबकि कौमी असम्बली और सेनेट के दरमियान उस वक्त कंसेंसस डेवलप ना हो रहा हो और वो एक दूसरे के बिल को मंजूर ना कर रहे हों। तो अब यहां पे देखना ये है कि जो सेकंड अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, ये इसमें जो अमेंडमेंट की गई, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कौमी असम्बली ने इसको पास किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी जिक्र था और ओवरसीज पाकिस्तानीज को राइट ऑफ वोट का भी था। तो वो वहां से ओरिजिनेट करके उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को भेजी हुई थी। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अब देखना यह पड़ेगा कि क्या वो 90 दिन उनके पास सेनेट के पास पड़ी रही और सेनेट पे उस पर अगर एक्शन नहीं लिया तो फिर तो जस्टिफाइड है कि ये मैटर जो है जॉइंट सेशन में जा सकता है और जॉइंट सेशन जो भी करेगा तो उसको वो मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें अजीब ये है कि इसमें बहुत सारे इस जॉइंट सेशन में कोई गालबन 29-30 के करीब जो है वो कवानीन पास किए गए और वो कवानीन ऐसे थे, वो ऐसे बिल थे जो कि पहली दफा जॉइंट सेशन में प्रेजेंट हुए, वो कभी भी कौमी असम्बली या सेनेट में प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो उसके बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है, क्योंकि आइन में जो एक तरीकाकार दिया गया है, अगर तो उसको आप वायलेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी तो मुझे सारा प्रोसेस समझ तो आ गया, लेकिन अब इसमें यह भी तो देखना होगा ना कि ऑपोजिशन वो तमाम बिल्स को पास करने के तरीकाकार पे, यानी बेसिकली इस जॉइंट सेशन को कॉल करने पर ही दरखास्त लेकर जाती है कि यही इसको कॉल करना ही इलीगल था, या फिर वो सिर्फ एक महज इस एक कानून को लेकर जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हमें दो चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक होता है बिजनेस ऑफ द हाउस, कि हाउस कौमी असेंबली या सेनेट में जो कार्रवाई हुई है वो कभी भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कॉल इन क्वेश्चन नहीं हो सकती। लेकिन एक बात जरूर है कि जो तरीकाकार आइन में दिया गया है, अगर एक ऐसा कानून पास हो गया है जो कि आइन में दिए गए तरीकाकार से इनहराफ करते हुआ है, तो वो तो यकीनन कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक शिक है, वो है आर्टिकल 8। वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा कानून या कोई भी कानून का ऐसा हिस्सा जो कि आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम होगा तो वो काबिल मनसूखी होगा। तो ये तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये इख्तियार मौजूद है कि वो तो इसको इस टच टोन पे दे सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस ऑफ द हाउस है या कार्रवाई जो हुई है वहां पे हाउस में या ज्वाइंट सेशन में,
उसके बारे में तो कोई भी अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। शाह खावर साहब आप साथ रहेंगे, मैं जरा इमरान साहब का भी कमेंट लूँ। इमरान साहब, आपको लग रहा है कि मामला अदालत में ऑपोजिशन लेके जाएगी, क्योंकि आप तो खुद अभी खबर ये दे रहे थे कि ऑपोजिशन तो इसमें किसी के कहने पर राजी थी। देखें अब इशू क्या है, अगर वो चीज़ें हो जाती हैं जो होना चाहिए थी, जो 2-3 कवानीन की ज़रूरत थी, और दूसरी वो ले जाते हैं तो वो जा सकते हैं। मेरी बात समझ रही है ना आप? नहीं। कि देखें, जो 2-3 तरमीम करवाना ज़रूरी थी, अच्छा, वो तो हो गई ना, ठीक है, वो तो हो गई। अब अगर जो ज़रूरी इतनी नहीं थी, मजबूरी के तहत साथ शामिल वाजे के तौर पे कराई गई, तो उनको तो चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी अपने रख रखाव के लिए, फेस सेविंग के लिए। अब मुझे बताएं आप, किसी भी मुल्क में इंतखाब होते क्यों हैं? इंतखाब इसलिए होते हैं कि अवाम अपना इजहार राय करे और अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करे, जो नुमाइंदे जाके कानून साजी करें। अच्छा, इसमें 2 स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी इंतखाबी उसमें, एक वो जो अवाम है जिन्होंने वोट देने हैं, और दूसरे वो जिन्होंने इलेक्शन लड़के मुंतखब होना है। ऐसे ही है। अब इस मामले में, पर्टिकुलर इस मामले में मैं ईवीएम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी तरीका करते हैं वो इत्तेफाक राय से करें। अगर आप ये देखें कि सारे मामले हो नहीं रहा था ना, सुन लें, तो फिर आप ना करते, आप स्टेक होल्डर्स जो हैं सब उसके खिलाफ है, तो आप अकेले कहें नहीं जी मैं तो करूँगा, तो उसका फिर उसकी क्रेडिबिलिटी, फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। लिहाजा आप देखें, जो अभी जिक्र किया था ना शाह खावर साहब ने, 2017 में जो कमेटी बनी थी, जो ये इलेक्शन एक्ट हुआ था, उसमें इसहाक डार साहब उसके चेयरमैन थे, आपको सरबराही में उनकी बनी थी। 117 मीटिंग्स हुई थी उसमें, 117 मीटिंग्स, और उसमें पीटीआई भी शामिल होती थी, और 117 मीटिंग्स के बाद ये सारी चीजें तय हुई और फिर इत्तेफाक राय से हुआ। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? 2018 के इंतखाबात के बाद तो सारी ये ऑपोजिशन कह रही है कि धांधली हुई। शाह खावर साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन मैं हिलारी साहब का एक कमेंट लेना चाहती हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट कानून साजी के हवाले से, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है। हिलारी साहब, आपको क्या लग रहा है, ये वोट का हक मिलना चाहिए, मिला है? सबका वादा भी था, पीटीआई का वादा भी था, उन्होंने पूरा भी किया। आपको लग रहा है कि अब ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा नेक्स्ट इलेक्शन में, और बेसिकली इमरान खान साहब यही चाहते थे और वो उन्होंने हासिल कर लिया, बाकी सब चीजें एक तरफ? देखिए, जो हमारे एक्सपर्ट ने कहा है उस पर थोड़ा सा आप तवज्जो दें। अच्छा। अगर एक बिल नेशनल असेंबली से पास होके सेनेट पे आया है और फिर 90 दिन के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो जा सकता है जॉइंट सेटिंग। मगर अगर वो इनिशियल स्टेज क्लियर किया ही नहीं है या पेश ही नहीं हुआ था, तो क्या कोर्ट्स कहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हुआ है? शायद ना कहें। मुझे नहीं पता कोर्ट्स क्या कहेंगे। ये हो सकता है कि कोर्ट्स कहेंगे हम एक्सेप्ट करते हैं कि पास हो गया, इसलिए गवर्नमेंट की मेजॉरिटी थी, और जो गवर्नमेंट ने पेश किया है उसका मतलब ये है कि इट हैज़ बीन डन। मुझे नहीं पता उसका क्या नतीजा आएगा, मगर देखिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि छोटे छोटे स्टेप्स पे, मेजर लेजिस्लेशन पे रुकावट इस तरीके से हो। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे इधर भेजता है, जो पाकिस्तानी है, वो बाहर ज्यादातर तो इसलिए गया है कि आपको उसको मौका नहीं देते हैं इधर नौकरी ढूंढने के लिए। वो जाता है, उसका खानदान इधर होता है, उसका एक इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पे उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान की तरक्की में, और आप 70 साल में उसको वोट नहीं दिए। और अब जब आप दे आ रहे हैं वोट देने के लिए, ये कौन होते हैं कहने के लिए कि उसका हक नहीं बनता है, या क्या बात रही है कि एक प्रोसीजरल चीज फुलफिल नहीं हो सकता है और फिर 3-4 साल और उसको डिले करें, इसीलिए कि आपको पता है कि वो आपके पार्टी के लिए वोट नहीं करेगा। व्हाट है व्हाट ये माइंडसेट। अच्छा, लेकिन ये इसमें लोग दे डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी। लेकिन हिलाली साहब, इसमें मैं शाह खावर साहब से भी ये पॉइंट क्लियर कर लेती हूँ। शाह खावर साहब, जहाँ तक मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज के हवाले से ऑलरेडी केस हो चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है कि जी ओवरसीज को आपने वोट का हक देना है, और सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ये भी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे चुकी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप करें, बिल्कुल इंश्योर करने के लिए कि धांधली ना हो।
तो आपको लग रहा है कि इस सूरत में जब ऑलरेडी ये केसेस में ये मौजूद हैं राय सुप्रीम कोर्ट की, तो उस पर कोई नई केस को एंटरटेन करेगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक हुक्मनामा जरूर जारी किया है और इलेक्शन कमीशन को भी हिदायत की है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को हक राय दही जो है उसको इंश्योर करें। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। यहां पे जो मसला पैदा हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि जैसे अभी बताया जा रहा था कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट जो हुआ था, जिसके इसाक डार साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो वो चूंकि इलेक्शन के लॉज जो थे वो बिखरे हुए थे, तो उन्होंने उसको कंसोलिडेट कर दिया इलेक्शन एक्ट 2017 में, और उसमें सबका कंसेंसस था और उस पे वो, और उसी 2017 के एक्ट में एक प्रोविजन मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र है। उसमें यह कहा गया था कि इलेक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए कराया जाएगा और उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। पहले उसका तजुर्बा किया जाएगा जिमनी इलेक्शन में, और जिमनी इलेक्शंस में जब उसका तजुर्बा होगा तो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुफस्सल रिपोर्ट मुरतब करेगी और वो फिर जॉइंट सेशन ऑफ द हाउस को देगी, और अगर वो अप्रूव करेंगे तो फिर जाके वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे कन्वर्ट हो सकता है सारा इलेक्शन। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे भी जो होना है, उसके साथ साथ वो जो मैनुअल है वो भी साथ साथ चलेगा। अभी ये जो 2017 का था कि अगर पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगर आपने किसी जिमनी इलेक्शन करवाना है तो लेकिन वो मैनुअल काम भी होगा। अब इसमें जो सबसे बुनियादी बात जो वो ये है कि जब हुकूमत ने इसमें इलेक्शन कवानीन में तरामीम का बिल जो पेश किया, जिसको एक सेलेक्ट कमेटी में कौमी असम्बली के में उसमें पेश कर दिया गया, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी उनके कमेंट्स मांगे गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 34 एतराजात उस बिल के ऊपर रखे थे, और जिसके ऊपर उन्होंने पूरी वजाहत दी थी कि हम इसलिए ये कह रहे हैं कि ये काबिल अमल नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो 34 जो नुकात थे, वो जो उनकी तरामीम थी, वो आईने पाकिस्तान की शिकों से मुतसादिम हो रहे थे। तो अब हुआ ये कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को बालाए ताक रख के इसको उठा के कौमी असम्बली में मनोवन पास करा लिया गया, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने काफी एतराजात भी उठाए। तो बात अब यह है, इसमें बुनियादी बात यह है कि आईने पाकिस्तान आर्टिकल 218 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहता है कि आपने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करना है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसने इलेक्शन करवाना है, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कानून को जो है वो अमल दरामद हर एक का फर्ज है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का फिर कितना वेट है उसकी राय का, ये मैं इस पे आपसे डिटेल में आके पूछती हूँ। शाखावर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद इसी हवाले से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात को कंटिन्यू रखेंगे। शाखावर साहब, फिर इलेक्शन कमीशन के अगर एतराज़ात हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक जो बिल पास हुआ है ईवीएम के इस्तेमाल के लिए भी, तो फिर क्या आपको लग रहा है फ्यूचर क्या है? क्या ये मामला खटाई में पड़ जाएगा? कितनी इंपॉर्टेंस है उनके एतराज़ात की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको एक फ़र्क समझना होगा कि एक आईनी इदारा है, उसको आइन ने एक इख्तियार दिया हुआ है कि उसको, ठीक है, उसके बारे में, उसके तरीक़ेकार के बारे में कानून तो बनाया जा सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन उन पे चीज़ें इम्पोज नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल को ये जो तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट में, इसको अगर कोई भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक परफॉर्मा फरीक बना लेते हैं, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनसे जब कमेंट्स मांगेगी कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, तो वो तो इलेक्शन कमीशन तो यही कहेगा कि ये जब कानून साजी, जब एक स्टैंडिंग कमेटी में हमने एतराज़ात दिए हुए थे, उसको तो बिल्कुल सरफ नजर किया गया। तो इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, अगर वो सपोर्ट करेंगे पिटिशनर के वर्शन को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एक आम शहरी हो, हर एक को ये हक है कि किसी भी कानून को, उसकी वायरीज को चैलेंज कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि वहां पे फिर कॉम्प्लिकेशंस
हो सकती हैं। बेहतर ये होता कि ये जो तरामीम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरामीम थी। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के जरिए इलेक्शन होना चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी राइट ऑफ वोट देना चाहिए, लेकिन उसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स को एक उस पे होना जो चाहिए। कंसेंसस है शाहखबर साहब सबको एक पेज पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वन लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। लेकिन शाहखबर साहब, जो कुलभूषण से मुतालिक लेजिस्लेशन हुई है उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है और अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। आपसे सिर्फ मैं एक शॉर्ट सा ये कमेंट जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई ये हुकूमत की मजबूरी थी, इस पे पाबंदी थी कि वो ये किए बगैर चारा नहीं था? मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि इस मामले में ऑपोजिशन का एतराज बिल्कुल मिसकंसेप्शन पे है। देखिए, उसकी वजह यह है कि जब कुलभूषण के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला दिया, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को इस वजह से जो है वो मतलब कि थोड़ी सी लिवरेज दी थी कि आपके पास जो है ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि आप एक मिलिट्री कोर्ट के फैसले को भी रिव्यू कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये उधर खुद मौका पेश किया था, जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको कहा हुआ है कि आपने एक ऐसा एक राइट ऑफ रिव्यू देना है कुलभूषण यादव को, वो चाहे उसके लिए अगर आपको कानून भी बनाना पड़े तो आप कानून भी बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये वाला जो ऑर्डिनेंस को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना जो है, ये हमारी इंटरनेशनल जो है ऑब्लिगेशंस हैं, अगर हम वो नहीं करेंगे तो इससे हमारे लिए तो आपकी नजर में ऑपोजिशन की ये जो तनकीद है वो सही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शाहखबर साहब। मैं समझता हूँ कि सही नहीं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच शाहखबर साहब, आप मौजूद साहब, आपने राय शेयर की। इमरान साहब, इस पर भी मैं आपका कमेंट ले लूंगी, लेकिन चूंकि वो बात हो रही थी ओवरसीज के हवाले से, उस पर भी आपको आपका जरूर मैं वर्जन लेना चाहूंगी कि वो उसके बारे में क्या तय हुआ है। फिर अगर वो इस साल वोट डाल लेंगे जब भी अब इलेक्शन होंगे, तो फिर तो काफ़ी इमरान खान साहब तो बड़े होपफुल हैं कि उन्हें वोट पड़ेंगे। देखिए, बात ये है कि अब तरमीम पे अगर बात होगी या अगर अदालत को फैसला करती है तो फिर उसमें देखें, शाहखबर साहब भी अभी जो कह रहे थे कि क्या वो तरीकाकार अपनाया गया है। अगर वो तरीकाकार ही नहीं अपनाया जाता और अदालत की तरफ से ये मामला हो जाता तो ये तो खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन बात सच्ची ये है कि कौन कहता है कि ओवरसीज को वोट का हक नहीं होना चाहिए? भाई वो भी पाकिस्तानी और हमसे ज्यादा वतन पाकिस्तानी है। बेचारे प्रदेश में बैठ के यहाँ कमा कमा के आपको जर मुबादला बेचते हैं, तो आप उन्हें जरूर वोट का हक मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी मैकेनिज्म अपनाया जाए आप अपनाएं, लेकिन उनको वोट का हक कम से कम जरूर दें। लेकिन यहाँ मंतक जो अभी शाह साहब कह रहे थे, उस पर जरूर करना चाहूँगा। यहाँ मंतक बड़ी अजीब है। आप देखें, शिबली फराज साहब ने क्या फरमाया, वो कहते हैं जी हम हुकूमत की जिम्मेदारी थी कानून साजी करना, वो हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस पे अमल दरामद कराए। ठीक है जनाब, जिसने अमल दरामद कराना है आप उसकी बात मान नहीं रहे, तो वो अमल दरामद कैसे कराएगा? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, असल तो चीज ये है। बाकी आगे बात ये कि जी इन्होंने हुकूमत ने अब करना क्या है, होना क्या है। इस पे मैं आपका कमेंट लेती हूँ, लेकिन मैं जरा आपको सुनवाना चाह रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस हवाले से क्या बात की है। वो तो अभी से आज से ही नहीं मानते आने वाले इलेक्शंस को। जरा सुन लीजिए, फिर बात करते हैं फिर ऐसी लेजिस्लेशन और ऐसे इलेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हिलाल साहब, वो तो अभी से ही नहीं मान रहे, तो फिर फायदा ऐसी लेजिस्लेशन का? फिर सारी ऑपोजिशन या बॉयकॉट करे या फिर बाद में सड़कों पे हो तो सुकून तो फिर नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी बातों पे क्या आप कमेंट्स चाहते हैं जी? मैं यही तो पूछ रही हूँ, फिर तो ये क्योस रहेगा ना। बेसिकली तो मुझे क्योस पे है, उनके कमेंट उनकी बात पे मैंने कोई शाबाश तो नहीं दिलवानी। इनके कमेंट्स पे कोई केओस नहीं होगा, इनके कमेंट्स पे कोई केओस नहीं होगा। ये कि जैसे ये एक्सपर्ट बता रहे थे, प्रोसीजर्स अगर फुलफिल नहीं है, कोई भी पार्लियामेंट को जाके कह सकता है कि प्रोसीजर्स फुलफिल नहीं हुए, लिहाजा ये एक्ट लीगल नहीं है और वो फिर फैसला करेंगे। प्रोसीजर जो बकबक कर रहे हैं इसका क्या फायदा है अभी से इलेक्शन? जी इमरान साहब, कहें ना बॉयकॉट करें इलेक्शंस। जी इमरान साहब, बॉयकॉट करेंगे? देखिए, बॉयकॉट क्यों करेंगे? मैं समझता हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपोजिशन ने दबाव भी तो नहीं करेंगे भाई, उन्होंने दबाव भी तो डालना है
उन्होंने अपनी भी तो गेम ऑन रखनी है ना। इसलिए अपोजिशन अगर ये भी नहीं करेगी, बिलावल भुट्टो सरदारी अगर असेंबली में खड़े होकर इतनी बात भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने अपने वजूद का भी तो सबूत देना है कि हम भी बैठे। अच्छा, इससे जुड़ी एक और मेरे जहन में सवाल ये आया कि अब इस कानून साजी से जो जॉइंट सेशन में हुई है, इन्हें पता चल गया अपोजिशन को कि फिलहाल इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, अपोजिशन गवर्नमेंट के, तो मसला नहीं है। तो अब आपको लग रहा है कि अदम एतमाद की जो धमकी बार बार दी जा रही थी, अब उसको टच करेगी अपोजिशन? अगर मैं आपसे कहूं कि इत्तेहादी साथ नहीं खड़े तो फिर अच्छा, कह दें आप। हिलाली साहब, मना करना। हिलाली साहब, अब मेरे से नाम मत पूछिएगा, मेरे से नाम मत पूछिएगा। कल रात मेरी एक इत्तेहादी वजीर से मुलाकात हुई, हमको 2 घंटे इकट्ठे बैठे रहे। इत्तेहादी वजीर से मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम हिज माउथ, कि वो कहते हैं जी कोई इकट्ठे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो होना था बस हो गया है। तो ये भूल ना देते ना, ऐसे खाली खुली वो भी बढ़ के मारते। ये भूल जाएं कि आगे भी। जी सर, जी लाली साहब, मैं 1 मिनट के लिए नहीं समझता हूं कि वो गलत कह रहा है, ना आपने गलत सुना, बिल्कुल आप सही है। ये इत्तेहादी नहीं थे इसके साथ, मगर अब ये जा रहे हैं। ये सब वैसे ही है ना, 2 फेस हिपोक्रेट्स, 2 मुंह के लोग हैं। दिल नहीं है, जान नहीं है, कुव्वत नहीं है कि जाके कहें कि हम नहीं आते। ये सब अपना मकसद देख रहे हैं, अपना इंटरेस्ट को देख रहे हैं और वो पूरा कर रहे हैं। ये किसको नहीं पता था भाई ऐसे कि दिल से वो नफरत करते हैं उस आदमी से। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। चलें, आपने कूजे में समंदर में को कूजे में बंद गाली साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं नाज़रीन। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्पीच की है, उसमें बड़ी अहम बातें हैं और उनके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। इंतहा पसंदी के हवाले से जो उनके व्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा, और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वफाकी वज़ीर इत्तलात का, आपने सुना, इसके हवाले से कमेंट। इमरान साहब क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? चौधरी साहब टीएलपी वाले मुआहदे से लगता मुतमईन नहीं है। बात ये है कि पहली बात ये कि टीएलपी के आप मुआहदे से अगर मुत्तफिक नहीं है तो आप फिर हुकूमत में हैं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, तर्जमान हैं हुकूमत के, तो आप हुकूमत को वज़ीर आज़म को कायल करते कि जनाब ये आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ये मकाफाती अमल है। जब नून लीग के दौर में ये हुआ था मामला, उस वक्त तो आपके जो अब मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके साथ जाके शामिल हो गए थे, बैठ गए थे, उनकी हमायत कर दी थी। तो अब आप इस तरह की बातें करते हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आपको देखिए रियासत क्या करती। मैं समझता हूँ रियासत ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया, अफ़हाम व तहफ़ीम के साथ मामले को हल किया। वहाँ क्या बेगुनाह जानों को जो है वो ज़ाया होने दिया जाता, वहाँ पे क्या जो लोग वहाँ बैठे थे उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता, क्या अपने लोगों के उस पर गोली चला दी जाती। देखिए ये बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि रियासत ने बहुत सारे मामलात को देखना होता है। रियासत ने मुल्क में अमन व अमान कायम रखना। तो आपको लगता है रियासत का फैसला ठीक था? इस पे इस तरह कमेंट भी कीजिए ना, मुझे कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी मदारिस में। हाँ जी, अब सुने, मैं इस बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि मदारिस में इंतहा पसंदी नहीं है, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेजेस उसकी बुनियादी वजह। भाई स्कूल और कॉलेजेस को आप किस डेटा की बिना पर ये बात करें, या तो वो वजाहत करेंगे जी मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ। आप पूरी दुनिया के जो वेस्ट पहले ही हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, तो आप ऐसी बातें करेंगे तो उन्हें और मौका मिलेगा। ये फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन चौधरी साहब ना जज्बात की रोह में
बह जाते हैं। ठीक है, वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाज़ औक़ात नहीं भी करना। लेकिन ये तो एक चीज़ है हिलाली साहब कि हमारे सोसाइटी में ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म तो है, इंतहा पसंदी है, चाहे पॉलिटिकल साइड आप देख लें, हम एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं हर चीज़ में। व्हाट डू यू से? देखिए, हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो फवाद चौधरी कह रहा था, वो कह रहा था कि हमारी टीचिंग स्टैंडर्ड्स और लेवल बहुत बुरे हैं और ना दे डोंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं, दे आर नो स्टैंडर्ड्स। और जो लोग रिक्रूट होते हैं वो करप्ट बेसिस पे रिक्रूट होते हैं। माफ़ करिए, वो खुद कुछ लोग कहते हैं कि कचरा रिक्रूट होता है और वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे बच्चों को डायरेक्शन देने वो दे नहीं सकते, और जो देते हैं वो गलत है। और अगर एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ उधर है तो उनका काम बनता है कि बच्चों को बताना कि ये गलत है और क्यों गलत है। वो कर नहीं सकते हैं, दे नॉट केपेबल। वो पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, वो तनख्वाह लेने के लिए आते हैं। मुल्लाज जो हैं अपने मदरसे में, उनका तो खैर एटीट्यूड जो है हम हर जगह देखा हुआ है। ये कहना कि दे डोंट कंट्रीब्यूट, टीएलपी में बहुत सारे उनका भी एक शेयर है। मगर एक्चुअल जो गलती गवर्नमेंट से ये हुई थी वो ये था कि गवर्नमेंट कभी सोचा ही नहीं था कि इनको उस सड़कों से निकालने के लिए इतना मुश्किल था, इतना फोर्स में वो आते, इतना फोर्स की ज़रूरत होता इस हद तक कि वो रेंजर्स को भी उन्होंने बुला लिया। मगर जब उन्होंने रेंजर्स को बुला लिया तो उन्होंने फैसला कर दिया। गवर्नमेंट को एक चीज़ दें, मैंने क्रेडिट में वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मगर उन्होंने फैसला कर लिया था एट द टॉप लेवल कि फोर्स विल बी यूज्ड, और फोर्स का मतलब फायरिंग अगर ज़रूरत हो। उस वक्त मेरे ख्याल में बड़ी सही फैसला रियासत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नो, हम ये नहीं होने देंगे, फायरिंग रेंजर्स से नहीं होगा। और फिर उन्होंने आके इंटरवीन करके मामला हल करवाया। देखिए, माफ करिए, ये वही बात है, ये वही बात है जो याकूब खान ने याहिया खान को कहा था ईस्ट पाकिस्तान में, जब याहिया ने कहा यूज द फोर्स, यूज द आर्मी अगेंस्ट, उन्होंने कहा नहीं, इट्स टू लेट, मैं ये करना चाहता था मगर मैं पहला करना चाहता था। तो टीएलपी के भी बारे में पुलिस ने कहा अब आप उनकी नंबर 2 लीडरशिप को पहले से आप अरेस्ट करते, इकट्ठे नहीं होने देते, अब नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगता है वाइज डिसीजन था। इलाही साहब, वक्त खत्म हो गया, फिर कभी इस हवाले से तफसीली भी बात करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।